जिस बच्चे को मैंने अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी वो आज मुझे चोर समझ रहा है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और उसके चेहरे में तो थाना उय्यन की झलक साफ दिखती है और अंदर से एक कड़वाहट उठती है। मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी का कुछ लेने की कोशिश नहीं की और वैसे भी मैं और तुम्हारी मॉम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और बहुत जल्द जियांग अंकल तुम्हारे नए डैड बन जाएंगे। कुय्यन तवज्जो, तुम एक बच्चे के सामने इस तरह उल्टा सीधा बोलते हो, जिस पर क्या तुम अभी भी एक अच्छे फादर हो? यह शायद सबसे लंबी बात है जो तो थाना उय्यन ने मुझसे कही है। जिस पर मैं मुड़कर उसके ठंडे चेहरे को सीधा देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, मैं ही बुरा हूँ जिस पर तुम इसके लिए कोई अच्छा फादर ढूंढ लो। यह कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता है तभी कॉ येंटू और तो थाना हुएन आगे आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी आवाज अचानक भारी होकर वार्निंग जैसी लगती है। लेकिन तभी अचानक को निम थान का फोन घड़ी बज उठता है, जिसे सुनकर वह खुश होकर बोलता है, माँ, अंकल जियांग वीडियो कॉल कर रहे हैं। जिस पर अगले ही पल तो थाना हुएन मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं उसे फोन उठाने जाते हुए देखता है, जिसका चेहरा जो अभी तक ठंडा था अब मुस्कुराने लगता है। यह देखकर मुझे अचानक सब बेकार सा फील होता है। जिस पर बिना कुछ बोले मैं गेस्ट रूम में लौट जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमरा काफी पुराना है जबकि जून का महीना है, फिर भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी ठंडी जमीन के नीचे दफन कॉफिन में लेटा हूँ। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी फेमिलियर शांति भी महसूस होती है। इसके बाद जब से मैंने तो थाने हुएन को डिवोर्स पेपर्स दिए थे तब से मैंने अपने अंदर सब कुछ टूटने का माइंडसेट बना लिया था। उस रात सपना काफी कैओटिक था, लेकिन अगले दिन भी मेरी बॉडी क्लॉक मुझे सुबह 5 बजे जगा देती है। पहले इसी वक्त मैं उठकर तो थाने हुएन और उसके बेटे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता था, जिस पर मैं अपनी भौहें सिकोड़ता है और तो मदर की धमकी याद करके नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन नीचे आकर पता चलता है कि तोथन हेनोथन हुएन और कोनियम थन सुबह ही बाहर जा चुके थे। सुना है कि वो जांग का नियन के साथ सनराइज देखने गए हैं, जिस पर मुझे यह सब बेहद मजाकिया लगता है। जो भी समझदार है वो देख सकता है कि उस बच्चे को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी तो मदर मुझे जबरदस्ती घर बुलाती है, जिस पर मैं बस सोचता है कि इस वीकेंड को समाओ सहन करना है। इसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉलेज लेकर जाता है, बोलता है कि मूड ठीक करने के लिए कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम बिताते हैं। वहाँ की 18 साल की लड़कियां लोगों को खुश करना अच्छे से जानती है, जो हर दिन भैया, अरे सुनो ना बोलकर इमोशनल वैल्यू देती रहती है। कुछ दिन उनके साथ घूमने के बाद मेरा मूड सच में काफी बेहतर हो गया था। जिस पर मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, मैंने तुझे दुनिया दिखाई, अब समझ आया ना ये लड़कियां कितनी अमेजिंग है? क्या अभी तो थाना हुएन जैसी बूढ़ी औरत से प्यार करता है? जिस पर मैं सीधा बोलता है, खत्म हो गया। ये सुनकर वह और एक्साइटेड होकर कहता है, बस यही सही है, तुझे बहुत पहले डिवोर्स ले लेना चाहिए था। कौन नहीं चाहेगा किसी केयरिंग लड़की को? उस कोल्ड हार्टेड तो थाना हुएन के बजाय तू किसी अच्छी ओबीडियंट लड़की से शादी कर, जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं हंसते हुए उसकी बात में साथ देने ही वाला था, तभी पीछे से खांसी की आवाज आती है। जिस पर मुड़कर देखता है तो थाना हुएन अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है। मैं उसे इग्नोर करता है और दोस्त को लेकर जाने लगता है, लेकिन इस बार वह मुझे रोक लेती है। एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, यह कहकर वह मुझे बिना मौका दिए सीधा कार में खींच लेती है। कार में बैठकर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि मेरी यादों में तो थाना हुएन हमेशा मुझे इग्नोर करती थी, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी उसका ये डोमिनेटिंग बिहेवियर मुझे सिर्फ बेडरूम में ही पहले देखने को मिला था। तभी वह अचानक बोलती है, येंतु, हमारे जैसे फैमिली में लव नहीं, कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर समझ जाता है कि वह मेरे दोस्त से कही बातों का जवाब दे रही है। जिस पर मैं गुस्से में हंसता है, तो मतलब प्यार मायने नहीं रखता, केयरिंग होना भी जरूरी नहीं, बस तुम्हारे हिसाब से कंपैटिबल होना मतलब मैं चुपचाप सब सहता रहूं? ये सुनकर तोथन हुएन कुछ सेकंड मुझे देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। जिस पर अब मैं उसके इमोशन समझने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद जब हम क्लब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये सिर्फ उसके दोस्तों की गैदरिंग है। पहले वह मुझे कभी ऐसी जगह नहीं लाई थी, और सच कहूं तो मुझे उसके दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, पपेट कहते हैं। इसलिए पूरे टाइम मैं बस चुपचाप बैठकर थोड़ा शराब पीता है और बाद में थोड़ा नशा होने पर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ पीछे से कोई पूछता है, आज तुम्हारा हस्बैंड ना मुस्कुरा रहा है ना तुम्हारी सुन रहा है, क्या बात है? जिस पर दूसरा कहता है, बाहर तो सब कह रहे हैं कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। जिस पर तो थाना हुएन सीधा बोलती है, किसने कहा मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ? एक बार शादी हो गई तो मेरा हस्बैंड जिंदगी भर को येंतु ही रहेगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जिस पर एक दोस्त कहता है, तुम सीरियस हो? लेकिन वह बस उसे देखती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वही दोस्त कहता है, याद है जियांग डायरेक्टर की वाइफ, उसने भी अपने हस्बैंड को इग्नोर किया था, कंपनी में भी आने नहीं दिया और आज तक उसे वापस नहीं पा सकी। अगर तुमको येंतु के साथ रहना चाहती हो तो थोड़ा ध्यान रखना सीखो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। जिस पर वह बस ठंडे लहजे में कहती है, वह ऐसा नहीं करेगा। उसी समय वॉशरूम में मुझे लॉयर का मैसेज मिलता है, मिस्टर कॉयंटूर, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार है, आप कभी भी आकर ले सकते हैं। यह सुनते ही मैं तुरंत टैक्सी लेकर लॉयर ऑफिस पहुंचता हूँ और उस सर्टिफिकेट को बार बार देखता रहता हूँ, क्योंकि आखिरकार आज मैं इस नरक जैसे तो फैमिली से आजाद हो गया हूँ।